नमस्कार दोस्तों। केशव कृपाल जी महाराज कहते हैं, एक बार पढ़ लिया वही हर बार क्या पढ़ूं, कायम नहीं एतबार समाचार क्या पढ़ूं, एक ही कसीदे हैं बस पन्ने नए हैं, जो कल था वही आज अखबार क्या पढ़ूं। तो कमोवेश ये स्थितियां इसलिए हैं क्योंकि आज अखबारों में जो हालत है, उल्लुओं का झुंड दरख्तों पर रो रहा है। तो उल्लुओं का झुंड जो है रो रहा है, और यह बात जब वो कहते हैं तो उसके पीछे वजह है। आज मीडिया में जिस भी दिन अखबार खोलिए तो एक वही चीज जो एक कहावत है, चरण चुंबक मीडिया। तो चरण चुंबक मीडिया दिखाई देता है, वो पूरे वक्त में सिर्फ सत्ता की चाटुकारिता कर रहा होता है और खबरों को कैसे सत्ता के पक्ष में मोड़ा जाए इसके लिए पूरे प्रयास कर रहा होता है। उसके लिए वो जनता के सरोकारों को खो देता है। तो यह मीडिया है। और मीडिया की स्थिति ये, अपराध हो जाए, बेटी के साथ रेप हो जाए, किसी के साथ कोई और बड़ी घटना हो जाए, उस सरकार को बचाने में लग जाता है, भूल जाता है कि वो जनता से है और उसके सरोकार जनता से होने चाहिए, तभी उसकी विश्वसनीयता कायम रहेगी। लेकिन वो इन सब को छोड़ के सरकार के लिए चरण चुंबक बन जाता है। पहले ऐसा नहीं था। जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तब यह कहा जाता था जनता की बात की, सरकार की नहीं। आप जनता से हैं, सरकार से। लेकिन शायद अब वो सरकार से है, जनता से नहीं, क्योंकि उनके कारपोरेट घराने मालिकान है जो उसके, वो वहां पर अपने दूसरे बिजनेस के हित देख रहे होते हैं। चलिए इन हितों की बात ही करते हैं। क्या कोई जनता के हितों को देखेगा? 50,000 लोगों को इस कड़क ठंड में बेघर किए जाने की तैयारी। ये मामला हल्द्वानी का है। क्यों ऐसा किया जा रहा है? हल्द्वानी के 4400 परिवार, 4400 घरों को तोड़ डालने के लिए नोटिस पकड़ा दिए गए थे। 7 तारीख, 2 दिन बाद वहां पर तोड़ा जाना था, और उसके लिए हाईकोर्ट ने आदेश दिया, अर्धसैनिक बल बुला लीजिए, तोड़ दी। आप समझिए। और यह आदेश कब पारित किया? जब कोविड के दिनों में लॉकडाउन लगा, तब यह आदेश पारित किया गया। इस आदेश को आज सुप्रीम कोर्ट में इसकी धज्जियां उड़ी, और धज्जियां उड़ी। सबसे बड़ी बात, मैं साधुवाद देता हूं प्रशांत भूषण को, साधुवाद देता हूं कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद को, और उन लोगों को जिन्होंने इस मुद्दे को इतनी बेबाकी से उठाया और सुप्रीम कोर्ट में उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए काम किया। कई दिनों से वहां के लोग आंदोलन कर रहे थे, प्रोटेस्ट कर रहे थे कि उनके साथ अन्याय हो रहा है। हल्द्वानी में रेलवे द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के खिलाफ बनभूलपुरा क्षेत्र के हजारों लोगों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध जताया। इस दौरान महिलाओं के साथ ही बच्चे और बुजुर्ग भी कैंडल मार्च में शामिल हुए। इस अन्याय को देख क्यों नहीं ऐसा, लेकिन नहीं हो रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हल्द्वानी में बेदखल जो किए जाने हैं उस पर रोक लगाई, और कहा 7 दिन में 50,000 लोगों को बेदखल नहीं कर सकते। आप इनके पुनर्वास की योजना बनाइए, तब कोई बात कीजिए। जबकि सरकार की तरफ से बार बार यह दावा किया जाता था कि साहब ये सरकारी जमीन है, रेलवे की जमीन है, इसमें वो अवैध कब्जेदार हैं। तो आप समझिए, जब वो कहा जाता है अवैध कब्जेदार हैं, उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सब अवैध है और इनके बेदखल कर दिया जाए, नोटिस दे दिया गया, सब कुछ है, तो आप समझिए जबकि वहां रहे लोगों ने अपने दस्तावेज पेश किए, सरकारी दस्तावेज पेश किए, कि जो अधिकारियों द्वारा मान्यता प्राप्त वैध दस्तावेज थे उनमें दिखाया गया कि किस तरीके से वो अवैध नहीं है।
उन्होंने जमीनें जो है ली हैं, नीलामी में ली हैं, वैसे ली हैं, अलॉटमेंट हुआ है, तो आप समझिए उस स्थिति में था। लेकिन पीठ ने जिस तरीके से था, आज जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका की पीठ ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का उस पर रोक लगा और कहा नहीं, यह नहीं हो सकता कि आप इस तरीके से किसी को बेदखल कर दें, और यह बेदखली बर्दाश्त नहीं। जस्टिस संजय किशन कौल को मैं जानता हूं, वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चंडीगढ़ में चीफ जस्टिस रहे हैं, और उनके एक बड़े मानवीय पहलुओं को मैं जानता हूं कि वो बड़े इस मामले में सोचते हैं, तो इसलिए मैं निश्चित रूप से उनको साधुवाद देता हूं। तो अदालत ने जो इस पर रोक लगाई, ये महान कार्य है, इसे कहेंगे व्यवहारिक समाधान है। तो और उन्होंने व्यवहारिक समाधान खोजने के लिए कहा उत्तराखंड सरकार से भी और रेलवे से भी, तो ये एक अच्छी चीज है। देखिए, मैं मानता हूँ ये एक दूरगामी निर्णय है, अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन आज जो निर्णय हुआ है उससे ये बात स्पष्ट हो जाती है कि अंतिम निर्णय में यही रूपरेखा रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमको इस बात की चिंता है कि 7 दिन दिए गए हैं लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए, जबकि वो 50-50, 60-60 साल से वहाँ रह रहे हैं। और फिर हाईकोर्ट ने ये कहा था कि ये नजूल धरती नहीं है, तो सरकार ने जिसको लीज भी दी है और जिसको वो अब फ्री होल्ड में बदलना चाहते हैं, वो लीज देने का भी अधिकार उनको नहीं था। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये देखकर तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसे कैसे हो सकता है। रेलवे ने हमेशा ये कहा कि हमको 29 यहाँ पर एकड़ हमारी ज़मीन बनती है, और उस ज़मीन से किसी को, उस धरती से किसी को कोई शिकायत नहीं है, वो छोड़ने के लिए तैयार है, वहाँ पर कोई अवैध कोई कब्जा है नहीं। लेकिन आज अब रेलवे ये कहती है हाईकोर्ट के सामने कि हमको अनकरीब 80 एकड़ ज़मीन हमारी है, वो हमें चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आपकी धरती है, आपकी भूमि है, तो वो आपको मिलेगी, हमें सहानुभूति है आपके साथ। अगर आपको और भूमि चाहिए तो आप उस भूमि को का अधिग्रहण कर सकते हैं, आप उसको अक्वायर कर सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए कॉम्पनसेशन जाहिर देनी पड़ेगी। मेन बात यह है कि सरकार को, उत्तराखंड की सरकार को कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा कि कोई अवैध भी रहा है 50 साल, तो उसको कहीं ना कहीं और स्थापित करने का कोई ना कोई तो आपको प्लान बनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से उनके कागजात हैं और सबके हैं, तो वो सारे विषय थे। संजय किशन कौल ने पूछा, मुद्दे 2 पहलू हैं, एक वे पट्टों का दावा कर रहे हैं, दूसरा वो कहते हैं कि लोग 1947 के बाद चले गए और जमीन की नीलामी की गई, लोग इतने सालों तक वहां रहे, उन्हें पुनर्वास दिया जाना चाहिए। साल दिन में इतने लोगों को कैसे हटाया जा सकता है? तो आप समझिए, जस्टिस ओका ने कहा, लोग कहते हैं कि वो वहां 50 साल से हैं और आप यूं हटाने की बात करते हैं। आप उन लोगों के परिदृश्य से कैसे निपटेंगे जिन्होंने नीलामी में जमीन खरीदी है? आप जमीन का अधिग्रहण कर सकते हैं और उसका उपयोग कर सकते हैं। लोग वहां 50-60 सालों से रह रहे हैं, कुछ पुनर्वास योजना होनी चाहिए। भले ही वह रेलवे की जमीन हो, इसमें एक मानवीय पहलू भी तो है, इसको कैसे खो सकते हैं? जस्टिस ओका ने कहा कि उच्च न्यायालय ने प्रभावित पक्षों को सुने बिना ही आदेश पारित कर दिया, तो यह स्थिति है। उन्होंने कहा कोई समाधान निकालें, यह एक मानवीय मुद्दा है, हम इस ठंड में उन्हें मरते हुए नहीं छोड़ सकते, वो हमारे देश के नागरिक। तो बड़ी चीज थी। पीठ ने कहा मानवीय मुद्दा कब्जे की लंबी अवधि से उत्पन्न होता है, हो सकता है कि उन सभी को एक ही ब्रश से चिन्हित नहीं किया जा सकता है, हो सकता है कि विभिन्न श्रेणियां हों, लेकिन व्यक्तिगत मामलों की जांच करनी होगी, किसी को दस्तावेजों के सत्यापित करना होगा और इसके बिना कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। जस्टिस ओका ने जो कहा कि कहना यह सही नहीं होगा कि वहां दशकों से रह रहे लोगों को हटाने के लिए अर्धसैनिक बलों को तैनात करना होगा। सुनवाई के दौरान बेंच ने पूछा, क्या सरकारी जमीन और रेलवे की जमीन के बीच सीमांकन हुआ है? पीठ ने यह भी पूछा कि क्या यह सच है कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत कार्रवाई लंबित है? जवाब नहीं था सरकार के वकील के पास। जो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भट्ट हैं, उन्होंने प्रस्तुत किया
कि राज्य और रेलवे का कहना है कि भूमि रेलवे की। यह भी प्रस्तुत किया कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत बेदखली के कई आदेश पारित किए गए। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने प्रस्तुत किया कि कोविड की अवधि के दौरान पारित एकतरफा आदेश था, उनको सुना ही नहीं गया था, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि उनके दस्तावेज देखे गए। और एसजी भाटी ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता अपनी खुद की जमीन का दावा कर रहे हैं और उन्होंने पुनर्वास की मांग नहीं की है, जबकि उन्होंने की है। उन्होंने कहा है कि जमीन हमारी है, यदि आप हमें बेदखल करते हैं तो हमें उसका पुनर्वास कीजिए, हमारी आप जमीन लेते हैं तो उसको वो कीजिए। और कुछ याचिकाकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट कालिन गोंजाल्विस ने प्रस्तुत किया कि भूमि का कब्जा याचिकाकर्ताओं के पास आजादी से पहले का भी है और उनके पास सरकारी पट्टे हैं जो उनके पक्ष में निष्पादित किए गए थे। मतलब जमीन अवैध कब्जा नहीं है। सीनियर एडवोकेट लूथरा, सिद्धार्थ लूथरा, उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने उनके पक्ष में सरकारी पट्टों को निष्पादित किया था और उन्होंने वो जो है पट्टे दिखाए। सीनियर एडवोकेट कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि कई संपत्तियां तो नजूल की जमीन है, और जब नजूल की जमीन है फिर भी आप इस तरह से कर रहे हैं। तो जिस तरीके से, और आपने उस पर क्या कार्रवाई की थी पहले? आप तो जबरन अचानक प्रकट हुए और आपने कहा कि साहब हटो हटो हटो। जब कब्जा हो रहा था, यदि कब्जा है तो कहां थे आप? रेलवे कहां था सारी चीजों को लेकर के? तो रेलवे की ओर से यदि विकास जरूरी है, सुविधाएं जरूरी है, तो साहब उसके साथ साथ यह भी जरूरी है कि आप उनके लिए कुछ करें। तो उनके लिए आपने क्या किया? और इसके बाद में जो अदालत ने आदेश दिया कि हमने पार्टियों के वकीलों को सुना, एएसजी ने रेलवे की आवश्यकता पर जोर दिया और इस विचार पर किया जाना चाहिए कि क्या पूरी जमीन रेलवे की है या राज्य सरकार की जमीन एक हिस्से का दावा कर रही है। इसके अलावा उसमें से पट्टेदार व नीलामी खरीदार के रूप में भूमि पर अधिकार का दावा करने वाले कब्जेदारियों के मुद्दे हैं। हम आदेश पारित करने के रास्ते पर हैं, क्योंकि 7 दिन में 50,000 लोगों को नहीं हटाया जा सकता। क्या करता? गरीब लोग जो 70 सालों से अधिक समय से हल्द्वानी जिले के मोहल्ला नई बस्ती के वैध निवासी हैं, और याचिकाकर्ता के अनुसार उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने 4,000 से अधिक घर में रहने वाले लोगों को इससे बेदखल करने का आदेश दिया है। निवासियों को टाइटल के संबंध में कार्यवाही जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में लंबित है। कहा कि स्थानीय निवासियों के नाम नगर निगम हाउस टैक्स रजिस्टर में दर्ज है और वो वर्षों से नियमित रूप से हाउस टैक्स वसूल रहे हैं, भुगतान कर रहे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में 5 सरकारी स्कूल, 1 अस्पताल और 2 ओवरहेड पानी टैंक भी है। फिर हम अवैध कैसे? आगे कहा गया कि याचिकाकर्ता और उनके पूर्वजों का लंबे समय तक भौतिक रूप से कब्जा है। कुछ भारतीय स्वतंत्रता की तारीख से पहले से है। राज्य और इसकी एजेंसियों द्वारा मान्यता दी गई है। उन्हें गैस और पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, आधार कार्ड दिए गए हैं, बिजली कनेक्शन दिए गए हैं, दूसरे और चीजें दी गई। सबको लेकर के जस्टिस कौल ने कहा उत्तराखंड राज्य को एक व्यवहारिक समाधान खोजना ही होगा। हमने पार्टियों को सुना और समझते हैं कि उन्हें इसका कब्जा दिया जाना चाहिए, और ऐसी स्थिति में जब तक उसके लिए कोई नई व्यवस्था नहीं हो जाती है, उनके पुनर्वास और उनके उसका सत्यापन नहीं हो जाता है, तब तक उन्हें हटाया नहीं जा सकता है। आज उस पर चंद एहसान किया है सुप्रीम कोर्ट ने। मैं सुप्रीम कोर्ट को सलाम करता हूं। एक और घटना है बहुत महत्वपूर्ण। आप सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे कि पारसनाथ पर्वत जो है, जो जैन समाज का बहुत ज्यादा आदरणीय पर्वत है और उनके लिए पूज्य है, उसे किस तरीके से पर्यटन स्थल घोषित किया गया है। और यह पर्यटन स्थल घोषित करने का काम किसने किया? आप सोचिए, वो लोग घड़ियाली आंसू बहाने में साथ दिखाई दे रहे हैं जिन्होंने इसको किया है।
वो कौन है? वो है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी झारखंड में, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री थे, और रघुवर दास मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव पारित किया कि झारखंड के तमाम सारी चीजें, तमाम धार्मिक स्थान जहां पर हैं, उन्हें पर्यटन स्थल घोषित कर दिया जाए। उनमें हिंदुओं के भी थे और जैन के भी, और उसमें पारसनाथ पर्वत था। अगस्त 2019 रघुवर दास ने प्रस्ताव पास किया, और तत्कालीन राज्यपाल, जो आज देश की राष्ट्रपति बनी बैठी हैं, द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने उसे मंजूरी दी और केंद्र सरकार को भेजा गया। केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2022 में आते आते इसको पूरी तरीके से पर्यटन स्थल घोषित कर दिया। आज समझिए, और आप पर्यटन स्थल घोषित कर रहे हैं, पर्यटन वो क्षेत्र घोषित कर रहे हैं, नतीजा क्या हुआ? आज उसका विरोध हो रहा है। एक मुनि ने अपने प्राण तक त्याग दिए, लेकिन सरकार को शर्म नहीं आ रही। भारत सरकार जो है उस पर वो नहीं कर रही है। इससे ज्यादा और क्या स्थिति होगी? झारखंड और केंद्र सरकार ने पर्यटन स्थल घोषित किया है, जिसके खिलाफ जैन समाज में आक्रोश है। विश्व जैन संगठन के आह्वान पर देश भर में रविवार को जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इंदौर में राजवाड़ा से रीगल तिराहे तक जैन समाज ने पैदल मार्च निकाला। सरकार के फैसले के विरोध में इंदौर में दिगंबर और श्वेतांबर जैन समाज के लोग बड़ी संख्या में राजवाड़ा पर एकत्रित हुए। यहां से मौन जुलूस के रूप में रीगल तिराहे स्थित गांधी प्रतिमा पर वो लोग पहुंचे और सरकार से अपना फैसला वापस लेने की मांग की। ये वजह है नाराज होने की कि उन्होंने अपने प्राण त्यागे, सब कुछ हुआ। ये गिरिडीह जिले में पड़ता है, और पारसनाथ की पहाड़ियां, मुझे याद है मैं रांची जा रहा था, तो जाते वक्त रास्ते में पारसनाथ पर्वत की श्रृंखलाएं पड़ती थी। उसे हम नमन करते थे, क्योंकि दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक जैन धर्म। आप समझिए, उस धर्म की जो थोड़ी बहुत मान्यताएं बची हैं, थोड़ी चीजें बची हैं, उन्हें भी नष्ट करने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी की सरकार, या उनकी डबल इंजन की सरकार। और द्रौपदी मुर्मू उस पाप में खुद शामिल रही हैं। बहरहाल जैन समाज के लोग उनसे मिले, उन्होंने रिक्वेस्ट दी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना, क्योंकि उस पाप में वो खुद भागीदार थे। अब यही वजह है कि शायद भारत सरकार उस नोटिफिकेशन को वापस नहीं ले रही है बार बार। और मैं पहले जैसे बता रहा हूं, जैन मुनि जीवन, इसको लेकर के कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ने सबसे पहली बार विरोध किया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के जो प्रवक्ता हैं पवन खेड़ा और उनके साथ में जैन समाज के नेता, उन्होंने आकर के इसको राष्ट्रीय स्तर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इसका विरोध किया। देश भर का जैन समुदाय आक्रोशित है। वो आक्रोशित है भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र के खिलाफ, जो झारखंड में उनके खिलाफ रचा जा रहा है। आज से नहीं, झारखंड में फरवरी 2019 को उस वक्त की भाजपा सरकार, रघुवर दास की सरकार ने नोटिफिकेशन निकाला था, जिसमें समेत शिखर, जो जैनियों के लिए बहुत पवित्र स्थान माना जाता है, उसको तीर्थ स्थान के स्थान पर पर्यटन स्थान बनाने की षड्यंत्र रचा जा रहा था। उसके बाद ये भारत सरकार का नोटिफिकेशन है, मोदी सरकार का नोटिफिकेशन है। लगातार ऐसे कदम उठाए गए जिससे जैन समुदाय के तीर्थ स्थानों को उनसे छीनने का षड्यंत्र हो। गुजरात में यही हुआ, गिरनार के पर्वतों पे यही हो रहा है, और तो और शत्रुंजय पर्वतों पे वहां भी यही हो रहा है। गुजरात में भी हर शहर में जैन समुदाय शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार किसी षड्यंत्र की वजह से जैन समुदाय की न केवल को अनसुना कर रही है, लेकिन उनको कमजोर करने की एक साजिश कर रही है। उनके पुराने प्राचीन तीर्थ स्थान हैं, वो छीने जा रहे हैं, उनको कमजोर किया जा रहा है इस समुदाय को। हम कांग्रेस पार्टी जैन समुदाय की इस मांग में उनके साथ खड़े हैं, उनके इस अहिंसक आंदोलन में उनके साथ खड़े हैं। अभी 2 दिन पहले ही एक ऋषि ने, एक मुनि ने अपने समाधि ली इसी मांग को करते हुए। हम पूरे समुदाय की भावनाओं का आदर करते हुए भारत सरकार से अपील करते हैं कि इस नोटिफिकेशन को वापस लें, और समेत शिखर जी का जो स्थान है जैनियों के मन में, उसका आदर करते हुए इस नोटिफिकेशन को वापस लें। लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं। तो आप समझिए, इसके बाद में
ये लगातार जिस तरीके से होता है, और ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा है, इसके पहले भी आप होगा कि काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर के आसपास का इलाका, वहां पर कितने मंदिर तोड़ दिए गए, कितने सैकड़ों सैकड़ों हजारों हजारों साल के मंदिर, जो पुराने मंदिर थे, मूर्तियां थी, सब तोड़ के फेंक दी गई, ढहा दी गई, और क्या है, काशी कॉरिडोर बना दिया गया और उसे पर्यटन स्थल की तरह से डेवलप किया, उसकी धार्मिकता खत्म की। तो यह किया है नरेंद्र मोदी ने, यह स्थिति है, उसका नोटिफिकेशन देखिए। और फिर एक ब्रिटिश की कंपनी, अंग्रेज कंपनी को उसका ठेका दे दिया कि वो उसको चलाएगी और किस तरह से पर्यटन स्थल की तरह से उसको करेगी। आप समझिए, अब वो करेंगे। इसी तरीके से उज्जैन के महाकाल मंदिर के क्षेत्र में हुआ, वहां महाकाल लोक बनाने के लिए जिस तरीके से वहां तंत्र मंत्र और दूसरी चीजें करने के लिए मठियां और सब होती थी, उन्हें नष्ट किया गया और बर्बाद किया गया। यह क्रम, ये धर्म की बात करते हैं, धर्म के कातिल हैं, धर्म को नष्ट करने वाले लोग। तो ऐसे लोग जो धर्म को नष्ट कर रहे हैं, इनसे धर्म के आचरण की उम्मीद कैसे कर सकते? ये तो धर्म जानते ही नहीं है, तो स्व निर्मित धर्म की बात करते हैं, कि उस हिंदुत्व की बात करते हैं जो वैदिक धर्म और सनातन धर्म के बिल्कुल खिलाफ, जो कातिल है, जो बनाता नहीं बिगाड़ता है, जो सिर्फ खुद को श्रेष्ठ बताता है, जो वसुधैव कुटुंबकम नहीं जानता, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात नहीं करता, ये वो लोग। तो हमें वो नहीं चाहिए, हमें तो अपना वो सनातन धर्म चाहिए जो सबको समाहित करता है। हमें वो वैदिक धर्म चाहिए जो सबको बराबरी का दर्जा देता है, हमें वो चाहिए, और जो किसी के हक नहीं छीनता है, मानव मात्र के कल्याण की बात करता है। तो ऐसी सरकार जो झूठ बोलती है, मक्कारी भी करती है। समझिए, इसको यदि आप समझेंगे तो बेहतर होगा, अन्यथा आप इस झूठ में फंसे हुए हैं और अखबार मीडिया आपको झूठ परोस रहे हैं। इसके साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।